आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम पिछली क्लास में हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको समाजवाद, रेडिकलिक और ये सारे 3 पार्ट्स के बारे में बताया था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, कि समाज में इन्होंने किस तरह से परिवर्तन किया था। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में कि भाई 1914 में रूस में किसका शासन था, उसकी क्रांति क्या थी। 1914 में रूस में पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। मास्को के आसपास रहने वाले के भूक्षेत्र के अलावा जो फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बोलसर के हिस्से पर पूरी रूसी जो साम्राज्य था उसका ये रूस का पूरा अंग था। इस राज्यों पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान इस सब के अंतर्गत आते थे और इसमें कुछ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और बौद्ध भी शामिल थे। तो इसमें किसका राज्य था? रूस में निकोलस का। अब इसमें कि इसकी अर्थव्यवस्था और समाज क्या था कि 19वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का बहुत बड़ा भाग यानी कि 85% जो भाग था वो जीविका के लिए खेती पर निर्भर करता था। यूरोप के किसी भी देश में खेती आश्रित जनता का प्रतिशत नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में, जर्मनी में खेती की आधी प्रतिशत यानी कि 40 से 50% ज्यादा नहीं थी। किसान जो है अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी उपज पैदा करता था। रूस में जो अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, यानी कि बहुत बड़ा जो अनाज का था वो बहुत बड़ा निर्यातक था। उद्योग धंधे कम थे और जो बड़े बड़े कल कारखाने थे मौजूद थे बहुत सारे, और विदेश तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। और कोयला उत्पादन और स्टील जो 4 गुना में वृद्धि हुई थी। और 1900 तक जो कारीगर थे यानी कारखाने जो मजदूर थे वो सब बराबर थे। ज्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपति की निजी संपत्ति थी, यानी कि जो कारखाने थे वो सरकारी नहीं थे बल्कि कैसे थे, निजी थे। और मजदूरों को अपना जो अच्छा वेतन मिलता था यानी कि काम की पाली के अनुसार, यानी कि वे घंटे के निश्चित हो गया था कि इतने घंटे काम करेंगे तो उतने घंटे उन्हें वो दिया जाएगी, पेमेंट दी जाएगी। तो जो वो वर्कशॉप में जो जैसे ये दिखा रखे हैं कि कारखानों में काम करते थे 15 से 12 घंटे, 15 घंटे तक लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे, कारखानों में काम करते थे। और सामाजिक स्तर पर जो मजदूर थे वो बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। कुछ मजदूर जैसे अपने गांव को छोड़कर कहाँ गए थे, शहरों में आ गए थे। तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि भाई धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानता था। उसने काम में ज्यादा प्रशिक्षण था यानी कि ज्यादा निपुणता थी उसके काम में। तो 1914 में फैक्ट्री में जो मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी, 31% थी, यानी कि 100 में से 31 जो प्रतिशत थी वो महिलाएं थी। और उनको पुरुषों काम तो वो पुरुषों के बराबर करती थी परंतु पुरुषों से कम उनको वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ था, यद्यपि कुछ मजदूर जो थे बेरोजगार थे। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रखी है, ये बहुत सारे वो हैं जो मजदूर हैं वो एक लंगर में खाना खा रहे हैं। किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। यहाँ पर ये सोए हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि देहात की जो ज्यादातर जो जमीन थी वो उस पर क्या करते थे, अब शहरों में तो निजी कारखाने थे और जो देहात में जो जमीन थी उस पर जो थे किसान जो थे खेती करते थे। और संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और चर्च आदि शामिल थे। इक्का दुक्का ये अब्दाओं को छोड़कर कुछ नवाबों और सामंतों का बिल्कुल वो नहीं था। तो फ्रांस में और नवाबों का सामना नहीं था बल्कि नवाबों के लड़ाई भी लड़ी गई थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि भाई नवाबों को जमीन छीनकर किसको बांट दी जाए, किसानों को बांट दी जाए। और कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर दी गई थी इस मामले में कि भाई किसानों को क्या है, खेती को किसानों से जमीन जो है किसानों को दी जाए। और रूसी जो किसान थे यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान थे समय से पर अपनी सारी जो अपनी जो भूमि थी वो परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को भूमि बांट दी गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कारखानों को निजी का और भी चाहते थे, समाजवाद चाहते थे कि भाई भूमि पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसानों का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद था कि भाई रूस में समाजवाद क्या था कि 1914 से पहले रूस में राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को माना था कि समाजवादियों ने 1998 में रेशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स यानी कि रूसी सामाजिक लोक श्रमिक पार्टी का गठन किया था कि भाई सरकारी अखत्यार इस पार्टी के गैर कानूनी के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी में अखबार निकलता था कि मजदूरों को हड़ताल आदि कार्यक्रम शामिल किए जाएं।
कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते थे, उससे पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से मजदूर नहीं है, बल्कि किसान ही क्रांति में ज्यादा वो रख सकते हैं। इसलिए समाजवाद फैला हुआ था। और 1900 में सोशलिस्ट रेफरेंसी का गठन कर दिया गया। इस पार्टी में कहा गया किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाए, मांग की जाए कि जो जमीन है उसको सौंपी जाए, वो जमीन जो है किसानों को सौंप दी जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये माना जाता है कि जिस तरह कारखानों पर निजी संपत्ति थी, उसी तरह जो भूमि है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसानों का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो था रूस में समाजवाद और किस तरह से भूमि का बंटवारा। अब है भाई 1905 की जो क्रांति थी उसमें कैसे थलपथ हो गई। एक निर्कुल राजशाही की तरह भाई 20वीं शताब्दी में जो संसद के अधीन थी, 4 राष्ट्रीय संसद के अधीन थे, दरवाजे खत्म करने के बाद बड़े बड़े पैमाने पर वो चले। 1905 में क्रांति के दौरान संविधान के चलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांति के साथ किसानों और मजदूरों के बीच काफी हुआ। उसके बाद रूसी मजदूरों ने 1904 का पूरा जरूरी चीजों की जो इतनी तेजी से बढ़ी, वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आ गई। ठीक है भाई, जो चीजें थी वो बढ़ने लगी थी और मजदूरों की संख्या भी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो 4 सदस्य थे वो नौकरी करते थे और आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अगले दिनों तक सेंट पीटर्सबर्ग के 11,000 से ज्यादा जो मजदूर थे वो काम को घटाकर 8 घंटे कर दिया गया। वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार कर दिया गया। इसी दौरान जो पादरी थे वो मजदूरों का एक जुलूस जो सामने पहुंचा और मजदूरों ने हमला बोल दिया। उसमें क्या था, 100 से जो ज्यादा जो मजदूर थे वो मारे गए और 19 इस प्रकार, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी उसके लिए हमला बोला था। तो इससे क्या होता, 1905 की जो क्रांति थी उसका एक तरह से एक घटना घटी जिसमें स्वतंत्रता का विरोध किया गया। और इस प्रकार पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। तो अब क्या था कि भाई 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो दो तरफ से युद्ध हुआ था भाई। पहले युद्ध में था जर्मनी, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जिनको केंद्रीय शक्ति माना जाता था, और दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और ये दूसरे खेमे में यानी कि आमने सामने थे द्वितीय विश्व युद्ध में। इस युद्ध में शुरू में जो रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लंबा खिसका गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टी में सलाह देना छोड़ दिया, यानी कि सलाह देना छोड़ दिया था। और उसके कारण क्या हुआ था कि जर्मनी की जो भावनाओं के कारण जो लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, पेट्रोग्राद। किसका नाम बदला था, सेंट पीटर्सबर्ग का, और उसका नाम क्या रख दिया गया, पेट्रोग्राद रख दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध बाद पूरी मर्चेंट चल पड़ी और उसके बाद क्या हुआ, पश्चिम में सैनिक फ्रांस की सीमा पर खाइयां बना दी गई। इस तरह से बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो देखा जाए तो ये दोनों तरफ से ही जो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये पूरे विश्व के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। भाई 1916 तक रेलवे जो लाइनें थी वो टूटने लगी थी। अच्छी जो सेहत वाले जो लोग थे, यानी कि बच्चे जो थे, कॉलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उसमें सौंप दिया गया था भाई विश्व युद्ध में कि उनको सैनिक बना दिया गया था। उनकी 1916 की जो दुकानों पर सर्दियां होने लगी थी ज्यादा, और उसकी रोटी की कमी आने लगी थी, क्योंकि सारे जो खर्चा था प्रथम विश्व युद्ध में वो किस पर कर दिया गया था, सारा खर्चा जो है हथियारों पर कर दिया गया था। तो हमने ये पढ़ा यहाँ तक प्रथम विश्व युद्ध तक। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति का आरंभ। आज तक के लिए इतना।